नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी तो होने से रही क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण रुका हुआ है, लेकिन पेंशन रिवीजन जरूर हो जाएगा और डीलिंकिंग भी जरूर होगा। 20 अप्रैल को जो कोर्ट केस में अगर लास्ट सुनवाई है और पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया तो डीलिंकिंग होकर पेंशन 7 सीपीसी के अंडर आ जाएंगे, यानी कि 7 सीपीसी में शामिल हो जाएंगे और बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह उनको भी 7 सीपीसी का 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो पेंशनर्स है वो डीलिंकिंग करके वेतन जो रिवीजन है उससे अलग होते हैं, यानी कि पेंशन रिवीजन और वेतन रिवीजन अलग अलग हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या कर्मचारियों को दिक्कत हो सकती है कि जो पेंशनर्स है वो 7 सीपीसी में अगर शामिल हो रहे हैं तो क्या जो बीएसएनएल कर्मचारी है उनको उस वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती है या फिर नहीं? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चले दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल के हिसाब से अगर बताऊं तो ये अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि केवल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन हो जाता है और कार्यरत यानी कि वर्किंग एम्प्लॉयज का वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन रुक जाता है तो इसके परिणाम काफी गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले पे अनोमलीज होगी, यानी कि एक बड़ी तकनीकी समस्या आ सकती है। सबसे पहले तो यदि पेंशनर्स को 7 सीपीसी के अनुसार रिवीजन मिलता है और एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो सकती है, जैसे कि इंटरवर्जन पे जिसे कहा जा सकता है। जूनियर और सीनियर का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। कई मामलों में एक रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन उसके पद पर कार्यरत वर्तमान कर्मचारी की बेसिक के लगभग सैलरी से भी अधिक हो जाती है। ऐसा होता है क्योंकि अभी देखिए, पेंशन रिवीजन हो जाएगा तो जो सेकंड पीआरसी पर कर्मचारी काम कर रहा है वो तो एक हिसाब से देखा जाए तो सेकंड पीआरसी के पे रिवीजन के हिसाब से चल रहा है, उसी पे स्केल पर उसको वेतन मिल रहा है। तो उसकी सैलरी और जो पेंशनर्स है उनकी रिवाइज हुई बढ़ी हुई सैलरी अगर देखें तो दोनों बराबर आ जाएगी, या फिर पेंशन जो है पेंशनर्स की 7 सीपीसी के अनुसार 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ जो बढ़ी हुई पेंशन है वो पुरानी सैलरी से यानी कि कर्मचारियों की पुरानी सैलरी से या तो बराबर आ जाएगी या फिर उससे ज्यादा हो जाएगी, तो दिक्कत तो होगी। अब जो काम कर रहा है उसको कम मिल रहा है और पेंशनर्स को ज्यादा मिलेगा तो दिक्कत तो होगी। फिटमेंट फॉर्मूला या के अंतर की अगर बात करूं तो पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलने का मतलब उनकी कैलकुलेशन 2.57 के फिटमेंट फैक्टर या जो भी कोर्ट तय करेगा उसके अनुसार होगी, जबकि वर्तमान कर्मचारी अभी भी सेकंड पीआरसी यानी कि 2007 के पुराने स्केल पर अटके हुए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर देखिए, जो पदानुक्रम भी होगा, जैसे कि पोस्ट की भी दिक्कत आ सकती है, उसका भी उल्लंघन होने वाला है। संगठन के भीतर ग्रेड पे और पे स्केल का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो डगमगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी जैसे कि बीएसएनएल के पेंशनर्स डायरेक्ट सरकारी पेंशनर्स के में शामिल होंगे तो एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ी होगी। देखिए, सेकंड पॉइंट है कर्मचारियों के मनोबल यानी कि मोरल पर गहरा आघात होगा। यानी कि देखा जाए तो बीएसएनएल के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में केवल पेंशनर्स को लाभ मिलना जख्मों पर नमक जैसा काम करेगा। ठीक है, पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों आपस में एक तरीके से भाई है जो इतने टाइम से जुड़े हुए थे और दोनों के दोनों थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसमें से किसी एक को उनका रिवीजन देना यानी कि पेंशन रिवीजन देना एक हिसाब से देखा जाए तो दूसरे के लिए यहाँ पर मतभेद करने जैसा हो जाएगा और ये हो सकता है स्ट्रेस का कारण बन जाए। अभी देखिए, यहाँ पर इससे असंतोष और निराशा हो सकती है। कार्यरत कर्मचारी यानी कि वर्किंग एम्प्लॉयज ये महसूस करेंगे कि मैनेजमेंट और सरकार उनके योगदान की अनदेखी कर रहे हैं। वे दिन रात इस फील्ड में लगे हुए हैं यानी कि 4G और 5G रोल आउट पर काम कर रहे हैं, जबकि लाभ केवल रिटायर हो चुके लोगों को मिल रहा है। ऐसा उनकी दिमागी स्थिति बन जाएगी। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्य क्षमता में कमी भी आएगी, यानी कि उनका काम जब तक वो मोटिवेट थे अच्छा चल रहा था कंपनी में, अब डिमोटिव हो जाएगा तो थोड़ा बहुत तो माइनस जाएगा काम। जब कर्मचारी को लगता है कि उसकी उचित पारिश्रमिक यानी कि जितना वो काम कर रहा है उसके अनुसार उसको मतलब पैसा नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रही है, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है तो उसके बराबर काम पर कम दाम वाली भावना घट जाएगी, यानी कि काम करने की भावना कम हो जाएगी। उसको लग रहा है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, यानी कि मेरी सैलरी रिवाइज नहीं हो रही है या फिर मेरा पोस्ट परिवर्तन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टेगनेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा लगेगा तो मनोबल तो गिरेगा।
प्रतिभा का भी पलायन हो जाएगा, यानी कि ब्रांड ड्रेन भी हो जाएगा। विशेष रूप से जो युवा अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी को मौके नहीं मिल रहे हैं, बीएसएनएल छोड़ भी सकते हैं इस स्थिति में, क्योंकि उनका भविष्य और वेतन वृद्धि अनिश्चित दिखेगी उनको। यानी कि कोई सीमा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक उनको उनका प्रमोशन होगा, कब तक उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो कंपनी छोड़कर भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी डिमोटिव हो सकते हैं कर्मचारी। बिजनेस और ऑपरेशनल प्रभाव की बात करूं तो बीएसएनएल फिलहाल 4G और 5G रोल आउट के महत्वपूर्ण स्टेज में काम कर रहा है। इस समय कर्मचारियों का असंतोष बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे क्या है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बनेगा, यानी कि औद्योगिक अशांति भी बढ़ेगी। यूनियन और एसोसिएशन द्वारा हड़ताल, वर्क टू रूल या फिर विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं, जिससे ग्राहक सेवा और नेटवर्क में मेंटेनेंस प्रभावित हो सकता है। यानी कि जो कंपनी का मेंटेनेंस है वो बिगड़ भी सकता है। ग्राहक विश्वास की कमी भी आएगी। यदि कर्मचारी प्रेरित नहीं होंगे तो सेवा की गुणवत्ता में गिरेगी देखा जाए तो, जिससे ग्राहक दूसरे प्राइवेट ऑपरेटर जैसे जियो एयरटेल की ओर जा सकते हैं। ठीक है, जो यूजर्स है वो किसी का अपने जैसे बीएसएनएल कंपनी में कस्टमर केयर पे उसने कॉल लगाया और उसको कर्मचारी जो भी बात कर रहा है वहाँ पे कस्टमर केयर पे बैठा, वो थोड़ा सा उसको भी, वो पहले से ही कर्मचारी है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो वो पहले से परेशान है, कुछ ना कुछ गलत सलत बोल दिया। तो इसमें क्या, यूजर को तो यही लगेगा कंपनी में अच्छी सुविधा नहीं है तो वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा। वर्तमान स्थिति और कानूनी पेश की अगर बात करूं तो आज की स्थिति के अनुसार पेंशन रिवीजन और वेज रिवीजन दो अलग अलग धागों से बंधे हुए हैं। पेंशन रिवीजन की बात करूं तो ये सरकार डोट की जिम्मेदारी है, क्योंकि पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। कोर्ट में मामला इसी बात पर है, पेंशन को वेज रिवीजन से अलग कर 7CPC के आधार पर दिया जाए। वेज रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी की अगर बात करूं तो इसके लिए सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि मुनाफे की शर्त का हवाला देती है, क्योंकि बीएसएनएल अभी घाटे में है, इसलिए सरकार वेतन बढ़ाने से बच रही है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि यदि केवल पेंशनर्स को लाभ मिलता है तो यह फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला बनेगा। कार्यरत कर्मचारी इसे तुरंत कोर्ट में चुनौती देंगे, जिससे कानूनी लड़ाई और भी लंबी खिंच जाएगी। एक ही संस्था में दो अलग अलग वेतनमान यानी कि पेंशनर्स के लिए 7CPC और वर्किंग कर्मचारियों के लिए सेकंड पीआरसी चलना प्रशासनिक और नैतिक रूप से असंभव है। बीएसएनएल के बिजनेस को बचाने के लिए जरूरी है कि पेंशन और वेज रिवीजन दोनों का समाधान साथ साथ निकले, ताकि कर्मचारियों के बीच समानता और काम के प्रति उत्साह यानी कि मोटिवेशन बना रहना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, वेज रिवीजन पहले होना चाहिए या फिर पेंशन संशोधन? क्योंकि जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप अपना जवाब दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।